नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में पढ़ चुके थे कि ब्रिटिश संविधान का विकास किस तरह हुआ। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, कि ब्रिटिश संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को लेकर के। देखिए, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, अगर हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है वो एक तरीके से विकसित संविधान है। ये बनाया नहीं गया है, अपने आप समय के साथ विकसित हुआ है। तो पहली विशेषता हम लिख सकते हैं विकसित संविधान। विकसित संविधान। तो पहली जो विशेषता है वो हो गई विकसित संविधान। अगर हम विकसित संविधान की बात करें तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो कोई साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल से विकसित नहीं हो रहा है। 1400 सालों से लगातार विकसित होकर वर्तमान स्वरूप में आया है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का परिणाम है, और जो विकास का परिणाम वो 1400 वर्ष पुराना परिणाम है। 1400 वर्षों से विकसित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान 1400 वर्षों में विकसित होने वाला संविधान है। विकसित होने वाला संविधान। 1400 वर्षों से में विकसित होने वाला है। 1400 वर्षों से विकसित हो रहा है। 1400 वर्षों से लगातार विकसित हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। और विकसित होने के पीछे न केवल विकास ही विकास है, न केवल संयोग है, बल्कि संयोग और विवेक दोनों की संतान हम कह सकते हैं। इसमें संयोग का भी काम है कि जो कुछ व्यवस्थाएं थी वो संयोग बस अपने आप उत्पन्न हो गई, और कुछ विशेषताएं थी या कुछ ही जो संस्थाएं थी वो विवेक के द्वारा विकसित हुई है। तो हम कह सकते हैं संयोग और विवेक की संतान। हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान संयोग एवं विवेक की संतान है ना। तो ब्रिटिश संविधान है वो संयोग और विवेक की संतान है। एकमात्र हम नहीं कह सकते कि वो विकसित केवल संयोग के कारण हुआ है, अपने आप सब कुछ होता गया है, नहीं। उसके साथ बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है ब्रिटिश संविधान को वर्तमान स्वरूप को लेके आने। तो ब्रिटिश संविधान 1400 वर्षों से लगातार विकसित होता जा रहा है। साथ में कुछ संयोग के कारण कुछ संस्थाएं विकसित हुई। जैसे अगर हम बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था एक संयोग की तो बात थी अपने आप ही, कि कर लगाने के लिए राजा ने कुछ लोगों को बुलाया। उन लोगों में धनिक वर्ग आया, उच्च अधिकारी आए, ग्रामीण नगरीय लोग आए, और इस तरह 2 वर्गों का उदय हुआ, जिसमें 2 वर्गों में एक लार्ड सभा हो गई और एक कॉमन सभा हो गई। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं संयोग है, लेकिन साथ में विवेक का भी परिणाम है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, अमेंडमेंट की गई है, संसद को कुछ शक्तियां एडवर्ड के द्वारा दी गई है। तो सब कुछ एक हम कह सकते हैं सहयोग नहीं है, विवेक भी साथ में है। तो दोनों का मिश्रण है संयोग और विवेक का। अगर हम बात करें तो 9वीं सदी में यहां पर राजतंत्र था। 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना होती है।
सदी में राजतंत्र। दो समुदायों में आपसी झगड़ा होता है। एक जो शक्तिशाली समुदाय है वो निम्न या कम शक्तिशाली समुदाय को पर विजय प्राप्त करके शासन करना प्रारंभ कर देता है और वहीं से राजतंत्र की स्थापना होती है। और 13वीं सदी में संसद आ जाती है। संसद का चलन शुरू हो जाता है 13वीं सदी में। 13वीं सदी में क्या आ गई? संसद आ गई। संसद का चलन प्रारंभ हो गया। हुआ या नहीं हुआ भाई? संसद का चलन प्रारंभ हो गया 13वीं सदी में। संसदीय शासन व्यवस्थाएं चलने लग गई अगर हम बात करें। और 17वीं शताब्दी में तो संसद ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गई कि पूरी प्रभुसत्ता है वो 17वीं शताब्दी में संसद के हाथ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन का संविधान है वो और प्रगति करते हुआ संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हो जाती है। तो कौन सदी में? 17वीं सदी में। तो देखिए 17वीं सदी में संसद की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। प्रभुसत्ता स्थापित हो गई संसद की, है ना? संसद की क्या हो गई? प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अगर हम 9वीं सदी की बात करें तो राजतंत्र आया। 13वीं सदी की हम बात करें तो संसद का प्रचलन आया। और 17वीं सदी आते आते हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है संसद के, अर्थात संसद अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है और संसद का अधिकार होता चला जाता है। क्योंकि धीरे धीरे हम देखते हैं मताधिकार का प्रयोग जब बढ़ा, मताधिकार को विस्तृत किया गया और जब जनाधार प्राप्त हो गया संसदीय लोगों को या कॉमन सभा के लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे संसद की शक्ति बढ़ती ही चली गई। तो आग महोदय है वो भी कहते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है वो एक सचेष्ट जीवन की तरह है, एक सचेष्ट व्यक्ति है, एक सचेष्ट जीव है जो लगातार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा है, लगातार बढ़ता गया है। और महोदय ने इस बात को कहा है कि संविधान है वो एक निर्जीव की तरह नहीं है, एक सजीव की तरह है। तो एक सचेष्ट जीवधारी बताया है। क्या बताया है आग महोदय ने? हम कह सकते हैं आग महोदय। और महोदय क्या कहते हैं संविधान को? संविधान एक सचेष्ट क्या है? जीवधारी है। सचेष्ट जीवधारी है संविधान जो लगातार क्या किया इसने है? जो लगातार हम कह सकते हैं निरंतर विकास की ओर बढ़ा है या विकास की ओर बढ़ता जाता है। तो क्या है माना है? सचेष्ट जीवधारी माना है जो क्या किया? लगातार हम कह सकते हैं निरंतर, निरंतर क्या बढ़ा है? विकास की ओर बढ़ा है, विकास की ओर बढ़ा है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कौन सा संविधान है? विकसित संविधान है, क्योंकि ये 1400 वर्षों से लगातार विकसित होता आ रहा है। 1400 वर्षों में एक विकसित वर्तमान स्वरूप में आया है और ये सहयोग और विवेक दोनों की संतान है। सहयोग भी है और विवेक भी है। और 9वीं शताब्दी में इसमें राजतंत्र की स्थापना होती है यहाँ पर। उस 13वीं सदी में संसदीय चलन प्रारंभ हो जाता है और 17वीं सदी आते आते संसद अपनी प्रभुसत्ता कायम कर लेती है। इस तरह एक ये निरंतर लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। उसमें स्थायी हम कह सकते हैं निरंतर और स्थायी विकास की क्षमताएं हैं उसके अंदर ओक महोदय के अनुसार। तो एक तरीके से सचेष्ट जीवधारी माना है ओक महोदय ने, जो क्या करता है? लगातार विकास की ओर बढ़ता रहता है और जो स्थायी विकास की ओर और एक उसमें इस तरह की क्षमताएं हैं कि वो लगातार विकास करता रहेगा। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं अच्छे समझे होंगे कि क्यों कहा जाता है, क्यों विकसित संविधान कहते हैं हम इसको। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है सीमित रूप से शक्ति विभाजन। अगर हम बात करते हैं संविधान, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की, तो उसमें जो दूसरी विशेषता है वो है
सीमित रूप से शक्ति विभाजन। यह शक्ति पृथक्करण भी कह सकते हैं हम, यह शक्ति विभाजन भी कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, सीमित रूप से। सीमित मतलब कम, सीमित रूप से शक्ति विभाजन। सीमित रूप से शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का तात्पर्य है कि जो शक्ति की प्रभुसत्ता है, वो शक्ति की प्रभुसत्ता है जो वहां पे मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू महोदय, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत में वो बात ये कहते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वहां होता है शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण। तो मॉन्टेस्क्यू इस बात को कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं शक्ति पृथक्करण का जो प्रतिपादन करते हुए कहते हैं यहां पर कौन सी व्यवस्था है, शक्ति पृथक्करण की विशेषता है। तो शक्ति, इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कौन है शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक? मॉन्टेस्क्यू। ये क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू महोदय ब्रिटिश संविधान में शासन की पृथक्करण की बात कहते हैं। पृथक्करण, शासन में पृथक्करण बताते हैं। शासन में पृथक्करण का मतलब है शासन में कार्यपालिका अलग है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अलग अलग हैं और एक दूसरे के कार्यों में अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, तीनों मिलकर एक अलग अलग कार्य करती है, अपना अलग कार्य करती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, तो वहां होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहता है। और मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि ब्रिटेन में ये मौजूद है। लेकिन अगर हम व्यवहार को देखें और तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः ये सत्य नहीं है। पूर्णतः बिल्कुल सत्य नहीं है कि ब्रिटेन में जो है जो शक्ति विभाजन नहीं है, वहां पर सीमित शक्ति विभाजन है। कैसे शक्ति विभाजन है? सीमित शक्ति विभाजन है, पूर्ण शक्ति विभाजन नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पर ब्रिटिश में ब्रिटिश संविधान की बात कर रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं ब्रिटिश संविधान, है ना। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं। ब्रिटिश जो संविधान है पूर्णतः शक्ति विभाजित नहीं है, यह विभाजन पर आधारित नहीं, विभाजन नहीं करता है, शक्ति विभाजन नहीं करता। जो ब्रिटिश संविधान है वो पूर्णतः हम कह सकते हैं शक्ति विभाजन नहीं करता है, बिल्कुल शक्ति विभाजन नहीं करता। किस तरह नहीं करता उसकी हम बात करते हैं। देखिए वहां पर क्या है, हम अच्छे से जानते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसका जो मूल है उसके अंदर यह बात है कि संसद, कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित होती है। कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है? संबंधित होती है। उनमें एक तरीके से हम कह सकते हैं विभाजन करना संभव नहीं है, उन्हें पृथक रखना संभव नहीं है। तो शक्ति विभाजन अगर कहीं पाया जाता है तो अमेरिका में पाया जाता है।
इंग्लैंड में इस तरह का, ब्रिटिश संविधान में इस तरह का नहीं है। हाँ, सीमित रूप से है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। न्यायपालिका को पूर्णतः अलग रखा गया है, न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है ब्रिटेन में, तो हम कह सकते हैं सीमित रूप से शक्ति विभाजन है। तो हम उन पॉइंटों को इंडिकेट कर देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप देख सकते हो इसमें जो भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, तो हम कह रहे हैं प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू जो है, लेकिन हम कहते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिश संविधान न्यायपालिका को पृथक करता है। क्या करता है? न्यायपालिका को पृथक करता है ब्रिटिश संविधान। अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात कर रहे हैं तो वो न्यायपालिका को तो अलग करता है, उसको पृथक करता है, लेकिन जो ये ब्रिटिश संविधान है, जो संसदीय शासन व्यवस्था का, संसदात्मक शासन व्यवस्था के कारण कौन कौन सी, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका एवं विधायिका अर्थात संसद में संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के कारण कार्यपालिका और विधायिका में क्या पाया जाता है? गहरा संबंध पाया जाता है। भाई, विधायिका जैसे हम बात करें, यहां भी इसी तरीके की है, तो विधायिका में से तो मंत्री चुने जा रहे हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित है। कार्यपालिका बहुत बड़ा रोल करती है कानून बनाने में, और विधायिका बहुत बड़ा रोल अदा करती है कार्यपालिका में, तो एक तरीके से यहां संबंधित है। तो इसलिए जो रैमजे मेयर है, उन्होंने, रैमजे मेयर ने भी इसी बात को कहा है। रैमजे मेयर क्या कहते हैं, देखिए, रैमजे मेयर है, वो कहते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कहां लागू है? अमेरिका में लागू है। शक्ति पृथक्करण कहां पर लागू है? अमेरिका में लागू है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो रैमजे मेयर कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की विशेषता है। किसकी विशेषता है? अमेरिकी संविधान की विशेषता है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें उत्तरदायित्व की विशेषता है। किसकी है? केंद्रीय उत्तरदायित्व की विशेषता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर उत्तरदायित्व की विशेषता को हम ज्यादा इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम यहां पर रैमजे मेयर ने यही सब कहा है कि शक्ति पृथक्करण अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिका संविधान की विशेषता है, तो कि विशेषता है तो उत्तरदायित्व ब्रिटिश संविधान में। तो अगर शक्ति पृथक्करण अमेरिकी संविधान की विशेषता है तो उत्तरदायित्व ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, यह बात कहते हैं रैमजे मेयर महोदय। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकसित संविधान तो है, ये सीमित रूप से शक्ति विभाजन है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आशा करता हूं आपको दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरे हम पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो हम बात करेंगे एकात्मक संविधान की। एकात्मक संविधान को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरा पॉइंट, एकात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो हम कह सकते हैं एकात्मक संविधान बोलो या शासन व्यवस्था बोलो, संविधान उस टाइम में शासन व्यवस्था। देखिए,
एकात्मक संविधान का मतलब क्या है? जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एकात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होती है, राज्यों में नहीं। केवल केंद्रीय शक्ति ही इंपॉर्टेंट है, केंद्र में ही संपूर्ण शक्ति केंद्रित होती है। संपूर्ण शासन एक ही देश, एक ही जगह से चलता है, वो है देश की राजधानी, वहीं से चलता है। जैसे भारत का शासन है वो दिल्ली से भी चलता है, लेकिन राजस्थान का शासन राजस्थान से चलता है। अर्थात हमारे यहां पर एकात्मक नहीं है, संघात्मक है। लेकिन वहां पर क्या है? एकात्मक संविधान है, अर्थात वहां पर जो शासन प्रणाली है वो कौन सी अपनाई गई है? एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो हम कह सकते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर, ब्रिटिश संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है यहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्रिटिश संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो संपूर्ण जो शासन है वो कहां से चलता है? देश की राजधानी से चलता है। तो हम यहां कह सकते हैं संपूर्ण शासन, संपूर्ण शासन एक ही स्थान देश की राजधानी से चलता है। तो एकात्मक शासन है तो एक ही जगह से चलेगा, है ना? एक देश, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका, ये इसकी विशेषता है। ये भी लिख लीजिए, एक देश, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक ही न्यायपालिका द्वारा कार्य किया जाता है। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि एक ही कार्यपालिका है, डबल कार्यपालिका है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कि केंद्र में अलग कार्यपालिका, राज्यों में अलग कार्यपालिका, नहीं। एक ही कार्यपालिका है, एक ही विधायिका है और एक ही न्यायपालिका है। सब एकीकृत है, केंद्रीकृत है और एक ही स्थान से संचालित होती है। एक ही व्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण देश में एक तरीके की व्यवस्थाएं चलती है। अर्थात हम कह सकते हैं एकात्मक संविधान है, एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ये ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। तो आज हमने ब्रिटिश संविधान की अभी विकसित संविधान देखा, देखा हमने कि सीमित रूप से क्या है, वहां पर शक्ति विभाजन है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एकात्मक संविधान है, एकात्मक शासन प्रणाली को वहां पर अपनाया गया है। अब बात करते हैं इसकी अन्य विशेषता की। तो हम कह सकते हैं अलिखित संविधान है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब अलिखित संविधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर संविधान का उल्लेख ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4, इसकी बात करते हैं। देखिए तो हम कह सकते हैं अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान क्यों कहते हैं, क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसके अधिकांश भाग लिपिबद्ध नहीं है। अधिकांश भाग क्या नहीं है? लिपिबद्ध नहीं है, उन्हें लिखा नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं यहां पर अधिकांश भाग संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है
लिपिबद्ध नहीं है। क्या नहीं है? लिपिबद्ध नहीं, अलिखित है, लिखा नहीं गया कहीं पर, उसको केवल परंपराओं पर आधारित है, अर्थात परंपराएं बनी है और वो चलती आ रही है। तो हम कह सकते हैं अधिकांश भाग क्या है? अलिखित है, और परंपराओं द्वारा अधिकांश जो संविधान है वो संचालित होता है। तो हम कह सकते हैं परंपराओं, है ना? तो हम कह सकते हैं परंपराओं से, तो परंपराओं द्वारा अधिकांश शासन संचालित होता है, शासन भाग संचालित होता है। जो शासन का कार्य है वो किसके द्वारा होता है? परंपरा द्वारा अधिकांशतः भाग के आधार पर, अर्थात अंशतः लिखित है। तो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है? अंशतः लिखित है, अलिखित जो भाग है वो अपेक्षाकृत अधिक है। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान ऐसा नहीं है लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ लेकिन कैसा है? कम है, अर्थात ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित, अंशतः क्या है? लिखित है, मतलब थोड़ा बहुत लिखा है, और अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक है। इसका अलिखित भाग अपेक्षाकृत कैसा है? अलिखित है। अपेक्षाकृत अलिखित है, इसीलिए तो कहते हैं अधिकतर भाग जब अलिखित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन संविधान को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर भाग है जो अलिखित है, और संपूर्ण देश की बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हैं जो सिर्फ परंपराओं पर आधारित है। परंपरागत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का ही अस्तित्व है, उन नियमों का अस्तित्व लगातार बना हुआ है, और उनसे ही वो परंपराएं लगातार बढ़ती जा रही है। जो न्यूमैन है वो भी इसी बात को इंडिकेट करते हैं और कहते हैं कि जो बात ब्रिटिश संविधान में है और वो ब्रिटिश संविधान को लिखित बनाती है, वह अनेक नियमों का अस्तित्व है, लेकिन अधिकतर जो भाग है वो अलिखित है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं न्यूमैन साहब यो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है वो अलिखित संविधान इसलिए है क्योंकि जो अनेक नियम है, जो उनका अस्तित्व है, वो एक तरीके से परंपराओं पर आधारित है। तो अनेक नियमों का जब अस्तित्व परंपराओं पर आधारित है तो ब्रिटिश संविधान को क्या बनाती है? वो एक विशिष्ट बनाती है। तो विशिष्टता की बात करें हम तो ब्रिटिश संविधान की विशेषता यही है। अगर ब्रिटिश संविधान की हम विशेषता की बात करें तो वो नियमों के अस्तित्व है, जो नियमों का अस्तित्व है वो भी किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूमैन महोदय वो क्या कहते हैं? क्या लिख देता हूं? न्यूमैन ये ब्रिटिश संविधान को परंपरागत नियम एक विशिष्ट संविधान की श्रेणी में रखते हैं, विशिष्ट संविधान बनाते हैं। तो क्या है न्यूमैन साहब? क्या है ये? क्या कह रहे हैं न्यूमैन साहब? ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है को परंपरागत जो नियम है, जो अस्तित्व में है, परंपरागत नियम है, वो एक विशिष्ट संविधान बनाते हैं। ब्रिटिश संविधान को एक विशिष्ट, एक अलग तरीके से हम कह सकते हैं। ये इसकी एक खूबसूरती है कि नहीं लिखित न होने के कारण अलिखित है, और वो नियम आज भी अस्तित्व में है, और उन नियमों का सभी लोग
पालन करते आ रहे हैं और ये ही एक उसकी विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि अलिखित संविधान है, संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, इसलिए लिपिबद्ध नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन परंपराओं द्वारा अधिकांश शासन भाग संचालित होता है, परंपरागत नियमों द्वारा संचालित होता है, जब भी तो विशिष्ट संविधान बना है। इसे विशिष्ट संविधान इसीलिए कहा जाता है कि आज भी वो नियम अस्तित्व में है। तो ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित है, ऐसा नहीं है लिखित नहीं है, बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, कानून बनते हैं, लिखित कानून भी आते हैं, उनको लिपिबद्ध भी है, पर लेकिन कम भाग लिपिबद्ध है, इसलिए अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान कहा जाता है। 4 पॉइंटों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है वो न मात्र अलिखित है बल्कि सुपरिवर्तनशील और लचीला संविधान है। उसमें परिवर्तन इजीली है। लचीला संविधान का मतलब क्या है कि परिवर्तन इजीली हो जाता है। तो हम 4 पॉइंट कर चुके हैं, 5वें पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। 5वीं विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, यहां पर 5वीं विशेषता के संदर्भ में हम कह सकते हैं, देखिए 5वीं विशेषता देखें तो हम कह सकते हैं क्या है, सुपरिवर्तनशील एवं लचीला संविधान है। सुपरिवर्तनशील एवं लचीला संविधान। है ना। तो सुपरिवर्तनशील अर्थात जिसमें परिवर्तन इजीली किया जा सकता है, लचीला जिसका परिवर्तन इजीली हो जाए। ये नहीं कि परिवर्तन करने में पूरा जोर आजमाइश हो जाती है, परिवर्तन नहीं हो पाता। भारत का हम कह सकते हैं फिर भी कठोर है और लचीला दोनों का सम्मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर लचीलापन ज्यादा है। अब लचीलापन कैसे है भाई, हम क्यों कहें कि ये लचीला है संविधान, किस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं ये बात, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल तार्किक रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह साधारण कानून बनाए जाते हैं और साधारण कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो कानूनी साधारण बहुमत की जो आवश्यकता है साधारण कानून बनाने में, वही प्रक्रिया संविधान संशोधन में है। अर्थात संविधान संशोधन करना कितना इजी हो गया, एक साधारण कानून बनाने जैसा हो गया। तो ज्यादा कठिन है ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कठिन नहीं है तो लचीला है। लचीला है, जब चाहे जब बना लिया, जब चाहे जब हम उसको रद्द कर दें, कितना इजी प्रोसेस है। मतलब जब हमें ये लगा कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये संविधान, ये कानून जो निर्माण हुआ है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है, अच्छा है, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन ये लगा कि नहीं इसमें कमी हो गई तो उसमें संशोधन कर दिया कि नहीं ये कानून ही बेकार है, तो हमने उसको हटा दिया। अगर यहां हम इस तरह करने लगे तो पूरी 5 साल निकल जाएगी, इन चीजों को करते करते सालों बीत जाते हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही एक साधारण कानून निर्माण की तरह है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि सुपरिवर्तनशील और लचीला संविधान है। तो साधारण कानून बनाने व संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक जैसी है, ये इसकी विशेषता आप लिख सकते हो इसके अंदर। साधारण कानून निर्माण एवं साधारण कानून निर्माण एवं संविधान संशोधन प्रक्रिया समान है। क्या है, समान है। इसलिए क्या है, ये लचीला है नहीं है। साधारण बहुमत द्वारा कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। अर्थात अब ये साधारण कानून निर्माण अगर कठिन होता तो ये भी कठिन हो जाती, तो इस आधार पर कठिन हो जाता। हमने तो यहां पर ये नहीं बताया साधारण कानून कैसे बनाया जाता है। अर्थात साधारण कानून अगर सामान्य बहुमत से बनेगा तो क्या होगा, इजी होगा। बिल्कुल साधारण कानून सामान्य बहुमत से ही बनाया जाता है वहां पर। तो हम कह सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा ही संविधान
या कानून निर्माण किया जाता है। साधारण कानून कैसे बनाया जाता है ना, कानून में संशोधन दोनों साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है, द्वारा ही कानून निर्माण एवं संशोधन हो जाता है। बड़ा इजी है, तो हम कह सकते हैं क्या है कि लचीला है, सुपरिवर्तनशील है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें, वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि क्या वास्तव में ही ऐसा है क्या, इतना इजी है तो बड़ा बहुत बार ये तो समस्या की जड़ भी हो जाता है। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर ये है, अगर हम बात करें तो संविधान को सफल बनाया है किसने, इस लचीलेपन ने ब्रिटिश संविधान को क्या बनाया, सफल बनाया है। बिल्कुल हम कह सकते हैं संविधान और शासन व्यवस्था को सफल बनाया है। शासन व्यवस्था क्या है, सफल है। किसके कारण, इनके कारण, इस चीज के कारण ये शासन व्यवस्था और संविधान व्यवस्था बिल्कुल सफल है। लेकिन वास्तव में अगर हम जो परंपराओं की बात करते हैं, भाई परंपराओं में तो परंपराओं का महत्व बना हुआ है, और मूल संविधान में व्यवहारगत रूप से अगर देखें तो मूल संविधान में परिवर्तन करना मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। तो हम, आप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि मूल संविधान में जो परंपरा पर आधारित है, परंपराओं के महत्व के कारण जो मूल संविधान है उसमें परिवर्तन करना कठिन है। ये बात का भी ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख दूं मैं आपको, मूल संविधान परंपरागत नियमों के कारण, परंपरागत नियमों के कारण संशोधित होना कठिन है। क्या है, कठिन है। यह कठिनता तो है, देखनी पड़ेगी आपको। मूल संविधान में जरूर परिवर्तन, अगर हम संशोधन करना चाहते हैं, कानून में संशोधन करना चाहते हैं तो बहुत कठिन है। लेकिन जो लिखित और जो परंपरा पर आधारित नहीं है, जो नवीन कानून बन रहे हैं उनमें संशोधन इजी है। तो हम कह सकते हैं सुपरिवर्तनशील और लचीला संविधान है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, तो हम कह सकते हैं संसदीय प्रभुसत्ता। बिल्कुल संसदीय प्रभुसत्ता पर आधारित है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, वो है संसदीय प्रभुसत्ता। संसदीय प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि संसद सर्वोच्च है। भाई संसदीय प्रभुसत्ता का मतलब क्या हुआ कि संसद में ही प्रभुसत्ता है। संसदीय प्रभुसत्ता, तो संसदीय प्रभुसत्ता का मतलब क्या है अगर हम बात करें तो संसदीय प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि जो संसद है वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। संपूर्ण शक्ति किसमें अंदर है, संसद में। तो यहां पर हम कह सकते हैं संसद सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है। दूसरा, संपूर्ण शक्ति किसके अंदर है, संपूर्ण शक्ति संसद में निहित है। संसद में निहित है। किसके अंदर है संपूर्ण शक्ति, अगर संपूर्ण शक्ति है वो किसमें है, संपूर्ण शक्ति संसद में है। किसमें है, संसद में है। संसद में, हाँ ये तो लिखा था, संसद में है। संपूर्ण शक्ति संसद में है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर कोई कानून बनाना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो संसद उसमें इजीली परिवर्तन और कानून निर्माण कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि संसद किसी भी विषय पर कानून निर्माण और परिवर्तन कर सकती है। एक बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं संसद, अगर हम बात करें कि संसद किसी भी विषय पर, संसद किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर क्या कर सकती है,
कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। किसी भी विषय पर कानून बना सकती है संसद। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, अर्थात संसद ये कहा जाता है केवल स्त्री को पुरुष नहीं करती या पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती, अन्यथा सब काम कर सकती है। यह है संसद की संप्रभुता। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है और 17वीं शताब्दी के आगे आते आते धीरे धीरे जो जो ये विकसित होता गया, संसद अपनी शक्ति को बढ़ाती चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक तरीके से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्षता करना शुरू कर दिया था और संपूर्ण जो शासन है वो ब्रिटेन के जो राजा है, ब्रिटिश जो सम्राट है, उनके हाथ में नहीं रहकर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्रियों के हाथ में आ गया था। तो यहां पर संसद की शक्ति सर्वोच्च हो जाती है, प्रभुसत्ता सर्वोच्च हो जाती है और शक्ति असीमित हो जाती है। असीमित का मतलब है कि वो किसी भी तरीके का कानून का निर्माण किया जा सकता है, किसी भी तरीके के कानून निर्माण किया, वो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। हमने यहां पर बात की मूल संविधान परंपरागत नियमों में संशोधन कठिन है, लेकिन संसद चाहे तो वो परिवर्तन कर सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संसद ये परिवर्तन कर सकती है। तो यहां पर संसद की प्रभुसत्ता स्थापित है, ये एक इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता की बात कर लेते हैं। या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे से मिटाऊंगा आप इसको देखिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, संसदीय प्रभुसत्ता के बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। ब्रिटेन के जो सिद्धांत अलग हैं और वास्तविक रूप से व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो उनमें अंतर पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो विशेषता है वो हम लिख सकते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 और 7 में हम अगर हम देखते हैं तो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। तो नेक्स्ट विशेषता हम देख रहे हैं, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। अब वो कैसे है अंतर, सिद्धांत और व्यवहारों में अंतर किस तरह है। अगर हम सिद्धांत और व्यवहारों के अंतर की बात करें तो हम देखेंगे कि ये कहा जाता है, सिद्धांत ये कहा जाता है कि वहां पर ब्रिटेन में है निरंकुश राजतंत्र है। सैद्धांतिक रूप से क्या है, अगर हम बात करें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, तो सैद्धांतिक रूप से क्या है, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश संविधान है में निरंकुश राजतंत्र की बात की जाती है। किसकी, निरंकुश राजतंत्र। वहां पर क्या है, राजतंत्र है और वो भी कैसा है, निरंकुश राजतंत्र। ये कहा जाता है ऐसा राजतंत्र जिस पर किसी तरीके का कोई भी अंकुश नहीं है, राजा ही सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च है, सम्राट सर्वोच्च है, उसके द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो क्या वहां पर राजा सर्वोच्च है क्या। अभी हमने ऊपर ही बात की है संसदीय प्रभुसत्ता की, तो प्रभुसत्ता तो किसके अंदर निहित है, संसद में निहित है। तो ये सिद्धांत है सिर्फ, लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में संसदीय लोकतंत्र है। कौन सा है, संसदीय लोकतंत्र है। तो व्यवहार में कौन सा है, तो व्यवहार में हम कह सकते हैं व्यवहार में संसदीय लोकतंत्र है। यहां पर संसदीय लोकतंत्र अर्थात निरंकुश राजतंत्र नहीं है, उसके स्थान पर संसदीय लोकतंत्र है और संसद के अंदर राजा की नहीं चलती है, संसद के अंदर मंत्रिमंडल की, कार्यपालिका की और प्रधानमंत्री की चलती है। तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत अलग कहता है लेकिन व्यवहार अलग कहता है। इस आधार पर हम इस बात को तर्क सहित कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो उसमें परिवर्तन है। तो इसके अलावा संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है कि नहीं रखती है। अगर व्यवहार की अगर हम बात करें, व्यवहारिक रूप से देखें
वो सैद्धांतिक रूप से तो संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। सिद्धांत ये कहता है, इसको पॉइंट को मैं ऊपर डिस्क्राइब कर रहा हूं, देखो सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत के अनुसार जो संसद है ये किस पर नियंत्रण रखेगी? मंत्रिमंडल पर। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, अर्थात जो संसद चाहेगी वैसा मंत्रिमंडल करेगा। जैसा आदेश संसद देगी, जिस तरह का कानून संसद पास करेगी, वही मंत्रिमंडल को मानना पड़ेगा, वही कार्यपालिका को करना पड़ेगा। अर्थात संसद मंत्रिमंडल पर एक तरीके से शिकंजा कसे हुए। यह केवल सिद्धांत में है, वास्तविक रूप से कहें तो हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल संसद पर नियंत्रण करता है, उल्टा चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल व्यवहारतः व्यवहार में संसद पर नियंत्रण रखता है। संसद पर नियंत्रण, मंत्रिमंडल किस पर नियंत्रण रखता है? संसद पर नियंत्रण रखता है मंत्रिमंडल। लेकिन सिद्धांत हम देखें तो संसद है जो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश जो संविधान है, सिद्धांत एवं व्यवहार में उनमें अंतर है। क्या कह सकते हैं हम? सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। तो क्या पाया जाता है यहां पर? सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ये इसकी एक विशेषता ये हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। उसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो विकसित संविधान है, तो विकसित संविधान देखा हमने 1400 वर्षों से लगातार विकसित होता जा रहा है, जिसमें संयोग का और विवेक का दोनों का बराबर का महत्व रहा है। संयोग और विवेक दोनों कह सकते हैं हम कि इसमें बुद्धिजीवियों की भी बड़ी भूमिका रही है और ईश्वरीय भी बड़ी कृपा रही है। कुछ संयोग इस तरह बनते चले गए और ये लगातार विकसित होता जा रहा है, जिसके कारण इसे एक हम कह सकते हैं कि इस तरह के जीवधारी की उपाधि दे दी जो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है। दूसरी बात हम करें एकात्म सीमित शक्ति का विभाजन। यहां पर सीमित शक्ति जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसी को आधार बनाते ये कहा गया है कि यहां पर शक्तियों का विभाजन है। लेकिन वास्तविक रूप से वहां पर सीमित शक्ति के विभाजन है। जो कहा गया है पॉइंट में वो ये है कि जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः अलग है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका दोनों संबंधित है, इसलिए वहां पर सीमित रूप से शक्ति विभाजन पाया जाता है। तीसरी हमने बात की एकात्मक संविधान की, तो वहां पर संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित है, एक ही व्यवस्थापिका है, एक ही कार्यपालिका है और एक ही राजधानी है, और उस राजधानी से ही संपूर्ण देश का प्रशासन चलता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था वहां की एक विशेषता है संविधान की। अलिखित संविधान है। क्यों अलिखित संविधान है? क्योंकि अधिकांश जो है जो परंपरागत नियमों के अस्तित्व पर चलते हैं, परंपरागत जो कि केवल अंशतः लिखित है, इसमें कुछ ही अंशों का लिखा हुआ है, बाकी लिखे हुए नहीं है, इसलिए हम उसे अलिखित संविधान कह सकते हैं। इसके अलावा वहां पर हम कह सकते हैं लचीला संविधान कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं लचीला संविधान? क्योंकि वहां पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक साधारण कानून के निर्माण की तरह है। एक साधारण बहुमत से वहां पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। जब इतने इजी वे में संविधान संशोधन किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि लचीला संविधान है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम संसदीय प्रभुसत्ता की, तो बात बिल्कुल संसद वहां सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। संसद के बारे में यह कहा जाता है कि वो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री नहीं बनाती, वो सब कुछ कर सकती है, अर्थात सभी कानूनों और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सिद्धांत व्यवहार में अंतर है। अभी हमने बात की कि व्यवहारगत वहां पर ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक प्रणाली है, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से वहां पर हम कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक प्रणाली है, लेकिन व्यवहारगत रूप से देखें तो संसदीय लोकतंत्र है। और इसके अलावा संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है सिद्धांततः, लेकिन व्यवहारगत हम देखें तो मंत्रिमंडल संसद पर नियंत्रण रखता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, इसी पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों,
ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह ब्रिटिश संविधान की बात कर रहे थे। हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं देख रहे थे। उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। हम 7 विशेषताओं की बात कर चुके थे। 8वीं विशेषता है संसदात्मक लोकतंत्र। ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। तो हम इसमें कह सकते हैं 8वीं विशेषता की बात करेंगे तो वो है संसदात्मक लोकतंत्र। तो ब्रिटिश संविधान ने संसदात्मक लोकतंत्र अर्थात संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है और उसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। जो अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो यहां पर क्या पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। पहली बात अगर हम इसकी करें तो हम कहेंगे दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। अब दोहरी कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं, कहने का मतलब यह है, दोहरी कार्यपालिका से तात्पर्य हमारा यह है कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश संविधान है, उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक सिर्फ नाममात्र की कार्यपालिका पाई जाती है जो सम्राट के रूप में कार्य करती है, और दूसरी जो कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के रूप में पाई जाती है। तो दोहरी कार्यपालिका एक सम्राट के रूप में और दूसरी मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री। इस तरह दोहरी कार्यपालिका यहां पर पाई जाती है और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री एक तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं, और जो सम्राट है वो अवास्तविक या औपचारिक हम कह सकते हैं कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। तो वास्तविक अगर कार्यपालिका है तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री है। इस तरह ब्रिटिश जो संविधान है उसके अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं अगर हम सेकंड बात लेते हैं तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किस तरह पाया जाता है? जो कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। तो कार्यपालिका का निर्माण किस में से होता है? इसमें व्यवस्थापिका से होता है। और दोनों मिलकर ही जब व्यवस्थापिका की बैठक होती है अर्थात संसद की बैठक होती है, हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका की जब बैठक होती है तो व्यवस्थापिका की बैठक में कार्यपालिका के सदस्य भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य है। और कानून निर्माण या सभी चीजों में जो अगर मुख्य रूप से पार्ट लेते हैं तो कार्यपालिका ही लेती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि जहां भी इस तरीके की बैठकें होती है, जहां भी एक साथ ये इकट्ठे होते हैं, किसी भी जब भी बैठक होती है व्यवस्थापिका की तो उसमें कार्यपालिका के सदस्य भी मौजूद होते हैं, और जिसमें अपनी सर्वोच्चता के आधार पर ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर व्यवस्थापिका की बैठकों में, व्यवस्थापिका की बैठकों में कार्यपालिका के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
भी होते हैं एवं कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका की बैठकों में कार्यपालिका के सदस्य मौजूद होते हैं और कानून निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग अदा करते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और यही नहीं, अगर हम देखें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। उसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चितता पाई जाती है, कार्यकाल की अनिश्चितता पाई जा सकती है। अगर हम कह सकते हैं इसमें सी में देख लेते हैं, सी लिख देता हूं, कार्यपालिका की अनिश्चितता होती है। कार्यपालिका के कार्यकाल की, है ना, के कार्यकाल की अनिश्चितता की अब अनिश्चितता क्यों पाई जाती है, उसके पीछे क्या है कि जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही बनती है, इसी के सदस्यों में से ही कार्यपालिका चुनी जाती है और कार्यपालिका का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है व्यवस्थापिका के प्रति। लेकिन जब ये बहुमत खो देती है, जनाधार खो देती है, तो यहां पर अनिश्चितता आ जाती है, अर्थात कार्यकाल समाप्त हो सकता है, उसे इस्तीफा दिया त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है संसदात्मक लोकतंत्र की इस प्रणाली में। तो हमने देखा कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है सम्राट और मंत्रिमंडल के रूप में। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो कानूनों का निर्माण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका एक तरीके से क्वेश्चंस के आधार पर, आलोचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं संसद में प्रश्न पूछ करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो ये सब कुछ है, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक खूबसूरती है, एक विशेषता है, इसकी हम कह सकते हैं। और ये जो संसदात्मक लोकतंत्र है ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। 8 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन विधि का शासन पाया जाता है। शासन का आधार विधि है, कानून है, शासक नहीं। तो हम कह सकते हैं जो शासन का आधार है, शासन का आधार विधि है, शासक नहीं। क्योंकि समस्त शासकों को किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, विधि के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है, अर्थात कानून के अनुसार कार्य करता है। शासन संपूर्ण कानून के आधार पर चलता है, न कि शासक के अनुसार। इसके अलावा संवैधानिक सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में देने पे, तो हम कह सकते हैं संवैधानिक सिद्धांत, है ना। तो जो संवैधानिक सिद्धांत है न्यायिक निर्णयों का, उसका मतलब क्या है कि अगर कोई न्यायिक निर्णय, कोई कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। तो संवैधानिक सिद्धांत है न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय द्वारा संवैधानिक सिद्धांत बनाए गए हैं। और यह कहा गया है कि कानून सर्वोच्च है, कानून विधि का शासन वहां चलता है। डायसी क्या कहता है, डायसी यही तो बात कहता है, प्रत्येक जो कर्मचारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे सिपाही है, अगर वो अवैध कार्य करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, जैसे सामान्य नागरिक होते हैं। तो डायसी का ये कथन यहां पर लिखना बिल्कुल प्रासंगिक होगा। और हम कह सकते हैं डायसी के अनुसार, हम कहें डायसी
क्या कहता है डायसी इस चीज को लेकर के? अगर हम कहें तो डायसी का बिल्कुल कथन इसमें सर्वथा उचित है कि प्रत्येक कर्मचारी चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे सिपाही, प्रत्येक कर्मचारी प्रधानमंत्री सिपाही है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सिपाही हो, या कर ग्रहण करता अवैध कार्यों के लिए, जो कार्य कानून के अनुरूप सही नहीं है, अवैध कार्य के लिए साधारण नागरिकों की तरह उत्तरदायी है। साधारण नागरिकों की तरह क्या है? उत्तरदायी। प्रत्येक कर्मचारी चाहे वो प्रधानमंत्री, सिपाही या कर ग्रहण करता हो, अवैध कार्यों के लिए साधारण नागरिकों की तरह उत्तरदायी है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विधि का शासन वहां पर चलता है, कानून के अकॉर्डिंग कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 9 पॉइंट हो चुके हैं, 10वें पॉइंट की बात करते हैं। देखिए क्या खूबसूरती है ब्रिटिश संविधान की, जो हमें 10वें पॉइंट में देखने को मिलेगी। अगर हम शासन के रूप देखें तो सभी शासनों के रूप इसके अंदर विद्यमान है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान, इसमें जो शासन व्यवस्था है वो मिश्रित शासन व्यवस्था है। किस तरह कि जो भी शासन व्यवस्था होती है, अगर हम शासन व्यवस्थाओं के रूप देखें, शासन व्यवस्थाओं के प्रकार देखें, तो कौन कौन सी है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। मुख्यतः प्रमुखतः ये पाई जाती है। तो जो राजतंत्र है, यह व्यवस्था भी वहां पाई जाती है सम्राट के रूप में। सम्राट या राजा के रूप में हम देखते हैं वहां कौन सी व्यवस्था है? राजतंत्र है या नहीं है? और अगर हम लार्ड सभा के रूप में देखें, लार्ड सभा जो कुलीन तंत्र का रूप है एक तरीके से, क्योंकि जो कुलीन लोग हैं वो लार्ड सभा के सदस्य होते हैं और वंश परंपरा के आधार पर वो आगे बढ़ते चलते हैं। तो एक तरीके से क्या है? कुलीन तंत्र यहां पर है। और अगर हम कॉमन सभा की बात करें तो जनता के प्रतिनिधि, और अंतिम जो शक्ति है अगर हम देखें, जो अंतिम शक्ति है वो किसके अंदर है? जनता के अंदर है। जनता के अंदर है इस समय, तो हम कह सकते हैं प्रजातंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्थाओं के राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रित रूप पाया जाता है ब्रिटिश संविधान के अंदर। तो एक बहुत अच्छी विशेषता के रूप में आप लिख सकते हो इस चीज को कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें मिश्रित संविधान कह सकते हैं, उसमें मिश्रित शासन व्यवस्था पाई जाती है। वहां राजतंत्र भी है, वहां कुलीन तंत्र भी है और वहां पर प्रजातंत्र भी है। राजतंत्र के रूप में हम सम्राट को वहां देखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चलता है। इसके अलावा कुलीन तंत्र के रूप में हम लार्ड सभा को देखते हैं जिसमें कुलीन लोगों का बाहुल्य है। इसके अलावा जो अंतिम शक्ति है वो प्रजातंत्र के पास पाई जाती है, अर्थात जनता के पास है, अर्थात वहां पर प्रजातंत्र है। इसके अलावा यही नहीं, संवैधानिक अभी समयों पर यह आधारित है। जो ये संविधान है किस पर आधारित है? अभी समयों पर आधारित हम कह सकते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट मिश्रित संविधान की देख लिया हमने, नेक्स्ट बात करें तो हम कह सकते हैं संविधान अभी समयों पर आधारित है। अर्थात जो पुराने समय से परंपराएं चलती आ रही है
जो नियम चलते आ रहे हैं आज भी वहां की कानून व्यवस्था है, वहां के शासन व्यवस्था है, वो उन परंपराओं पर आधारित है। किन पर आधारित है? उन परंपराओं पर, परंपरागत नियमों पर आधारित। लोग और इन परंपराओं के पीछे, इन परंपरा के पीछे अगर हम देखें तो जनता की शक्ति है, जनता की शक्ति। इसलिए इनका सभी लोग श्रद्धा से पालन करते हैं, श्रद्धा से पालन करते हैं, है ना। तो श्रद्धा से पालन करते हैं, सभी लोग इन बात को मानते हैं क्योंकि ये परंपरागत नियमों पर आधारित है। परंपराओं के पीछे किसकी शक्ति है? जनता की शक्ति है। परंपराओं के पीछे कौन है? जनता है। तो और श्रद्धा का पालन करते हैं, श्रद्धा सभी लोग इस बातों को मानते हैं। तो संविधान अभिसमों पे आधारित है और लोग इनको मन की इच्छाओं से मानते हैं। नहीं लिखा होने के बावजूद भी इनके अनुसार संपूर्ण शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं संविधान अभिसमों पर आधारित है। इसके अलावा प्राचीनतम लोकतंत्र है। क्या है? प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान है। 12 पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान। प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान किस तरह है? क्योंकि ये सबसे पुराना संविधान है, धीरे धीरे विकसित हुआ है। यहां पर जो राजनीतिक स्थिरता है, वो राजनीतिक स्थिरता ने संस्थाओं को फूलने फलने का इतना मौका दिया। जो राजनीतिक स्थिरता है, हम कह सकते हैं राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता ने राजनीतिक संस्थाओं को, नैतिक संस्थाओं को फलने फूलने का समय दिया है। राजनीतिक स्थिरता में इसके अलावा समय समय जो उथल पुथल है, उथल पुथल ने लोकतंत्र को पुष्ट किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। एक तरीके से हम कहें तो एक आदर्श लोकतंत्र की दिखाई देता है हमें ब्रिटिश संविधान के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक स्थिरता है उसने राजनीतिक संस्थाओं को फलने फूलने का समय दिया है, और वो उथल पुथल जो भी है उन्होंने क्या किया है? लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो इस आधार पर हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने आज जो पढ़ा वो संस्थात्मक लोकतांत्रिक पढ़ा सबसे पहले। उसके अंदर हमने देखा कि दोहरी कार्यपालिका की बात हमने की, जहां पर सम्राट के रूप में एक तरफ सम्राट और एक तरफ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री अपनी दोहरी भूमिकाओं के अंदर मौजूद है। दोहरी कार्यपालिका वहां पाई जाती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध वहां पाया जाता है, क्योंकि जो कार्यपालिका है उसका निर्माण कहां से किया जाता है? व्यवस्थापिका से किया जाता है। इसके अलावा जो कार्यपालिका है वो तब तक ही अस्तित्व में है जब तक ही मंत्रिमंडल रहता है अपने सरकार में, जब तक कि उसको व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त है, जब तक कि इसलिए उसकी कार्यकाल की अनिश्चितता वहां पाई जाती है, ये पाई जाती है। तो इस तरह संस्थात्मक लोकतंत्र एक विशेषता के रूप में उभर के सामने आया। इसके अलावा दूसरी बात करें हम तो विधि के शासन की, जिसमें डायसी के तहत प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सिपाही हो, चाहे साधारण नागरिक हो, अभेद कार्य हेतु समान रूप से क्या है? वो उत्तरदायी होते हैं। और संवैधानिक सिद्धांत ही न्यायिक निर्णयों का आधार बनते हैं। इसके अलावा शासन का जो आधार है वो शासक नहीं है, शासन का आधार कानून है, शासन का आधार विधि है। तो विधि के शासन की इसकी बात है। इसके अलावा मिश्रित संविधान की हमने बात की, तो मिश्रित संविधान में हमने देखा यहाँ पर राजतंत्र सम्राट के रूप में, कुलीन तंत्र लॉर्ड सभा के रूप में, और जनता
अंतिम सर्वोच्च मानी जाती है, सर्वोच्च है, इसलिए प्रजातंत्र अर्थात तीनों रूप हमको शासन के दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मिश्रित शासन व्यवस्था है। और यही नहीं, संवैधानिक अभिसमों पर आधारित है। समय समय पर जो परंपराएं बनती गई, जो नियम बनते गए, उनको लोग श्रद्धा से फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके पीछे एक बड़ा जनमत है और उसी के अनुसार कानून व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती आ रही है। और प्राचीनतम लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र अगर है तो वो ब्रिटिश संविधान को हम कह सकते हैं। ब्रिटिश संविधान ने दिया है, जहां राजनीतिक स्थिरता के कारण जो राजनीतिक संस्थाएं वो खूब फली फूली और एक तरीके से हम कह सकते हैं एक अच्छा लोकतंत्र विकसित हुआ वहां पर। तो ये हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को आज देखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।